अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। हाँ, नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, हमने ये शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के कुछ अंश पढ़े थे, जो उनके बचपन और उनके जवान होने तक की कथा थी और किस तरह से उनका लेखन प्रारंभ हुआ। वो थोड़ा सा लंबा भी हो गया था क्योंकि वो उसमें इसी तरीके से लिखा गया था। अभी विश्वनाथ मुखर्जी की ये शरद समग्र मेरे हाथ में है। इसमें जो समग्र है उसमें उन्होंने ऐसे दिशाहारा, मतलब जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं वो दिशाहारा था। अब हम दिशाहीन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें बताया कि शरद जो है इस समय बिल्कुल तम्बाकू, अफ़ीम, गांजा और शराब और इस तरीके से वैश्यालय जाना, ये सब में लिप्त हो गए थे। पर जाने क्यों उन्होंने अपना कैरेक्टर खुद का भी ऐसा गढ़ा और उसी कैरेक्टर को उन्होंने अपनी किताबों में भी ऐसा गढ़ा कि हमको शरद चंद्र और देवदास में, शरद चंद्र श्रीकांत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वो अपने जीवन की गाथा उस हीरो पे लगा देते थे एक तरीके से। तो उनको अपनी बदनामी की तनिक भी चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दिन रात अध्ययन में जुट गए थे। इन्हीं दिनों काशीनाथ, काकवासा के अलावा अभिमान, पाषाण, इन सब का अनुवाद किया। बागान 3 खंडों में लिखा। प्रथम खंड में बोझा, काशीनाथ, अनुपमा का प्रेम, जिसका जिक्र अभी हम बाद में करेंगे। इस तरह से उन्होंने शुभदा के अलावा एक ब्रह्म दैत्य करके उपन्यास भी लिखा गया, जिसे मुजफ्फरनगर में पूरा किया गया। फिर इन लोगों ने एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली, छाया, जिसके वो सभापति बन गए, जिसमें पाठ हुआ करता था। पाठ पढ़ने में शरद चंद्र जी थोड़े कमज़ोर थे, पर धीरे धीरे उन्होंने बोलने की मतलब प्रैक्टिस कर ली। बाकी लोगों को लगता था कि उनको अपनी चीज़ें खुद पढ़ के सुनानी चाहिए थी। अब इसके बाद जो निरुपमा की बात मैंने आपको बताई थी, चाहे कुछ भी हो, निरुपमा से शरद चंद्र जी का प्रेम था। और निरुपमा विधवा थी और उनके भाई जो थे वो बहुत कड़क थे। तो इन्होंने 1-2 बार उनके पास गए और किसी तरह से प्रेम जाहिर किया। तो वो चली गई थी। उनके पति की डेथ के बाद जब वो गई थी तो उन्होंने अचानक से बिना हस्ताक्षर का एक चित्र उनके पास आया, जिसमें लिखा था, मेरे जीवन में आग क्यों लगा रहे हो, जल्द इस देश से दूर चले जाओ। और इस तरह से शरद जी ने बर्मा जाने की ठानी। बर्मा जाने से पहले उन्होंने, क्या हुआ कि बर्मा क्यों गए ये लोगों को बहुत कम पता है, पर हमें अब पता चल गया है कि वो निरुपमा जी के कारण बर्मा गए। बर्मा जाने से पहले उन्होंने कुंतलीन का ऑफिस है जहाँ पर था, वहाँ जाकर एक कहानी दिया है, जिसमें एक प्रतियोगिता थी, उसमें पुरस्कार दिए जाने वाला था, जो उनके जीवन का प्रथम पुरस्कार साबित हुआ। उन्होंने बिना अपने नाम के, उनके जो मामा थे सुरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय को के नाम से वो कहानी दे दी और उसको प्रथम पुरस्कार मिला। और सब जगह तहलका मच गया इस बात का कि ये किसकी कहानी है, ये तो बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी लेखन है। कई लेखकों ने लिखा है कि बर्मा जाने का किराया उनको उपेंद्र नाथ ने दिया था, कि मतलब ऐसे लोगों ने बहुत कयास लाया, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा तो था नहीं। अब चौथे दिन उनका जब जहाज़ रंगून पहुंचा तो वहाँ एक नए शब्द को सुनकर चौंक गए, जैसे आज हम बहुत आराम से सुन रहे हैं। वहाँ पर बोलते थे क्वारंटीन, या जिसको बोला जाता है क्वारंटाइन। तो किसी देश में घुसने से पहले उसमें 7-8 दिन उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ा। उनके मामा जो थे अघोरनाथ मौसा जी, वो ऑडिटर थे। उन्होंने उनको एक किसी जगह पर अस्थायी पद पर उनको शरदचंद्र को लिखा दिया, भाई काम पर रखा दिया। भाई ज़रूरत तो उनकी थी ना, पहले पैसा भी तो ज़रूरी है, तब तो वो लिखेंगे। उन्हीं दिनों उन्होंने सोचा कि वो बर्मी भाषा भी सीख लें। फिर उसके बाद पर वो बर्मी भाषा में पास नहीं हो पाया और उनके मौसा जी का अचानक किसी वजह से निधन हो जाता है और उन्हें वो घर छोड़ना पड़ता है। हालांकि उनका मन अब रंगून से ऊब चुका था और वो रंगून छोड़ना चाहते थे। रंगून में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जान पहचान होने लगी। छोड़ने के लिए भी इतना आसान नहीं था। रंगून में बहुत सारे बंगाली प्रवासियों का एक बेंगल सोशल क्लब था। यहाँ अवकाश के समय सारे स्थानीय बंगाली अड्डेबाजी करते थे और गाना बजाना हास परिहास होता था, लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से बदनाम थे। तो वहाँ जब गाने बजाने की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो जब किसी ने कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा गाते हैं, तो पर्दे के पीछे से
इनको खड़ा करके बोला गया कि वो गाएंगे, तो तबला वादक तबला छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा मैं ऐसे चरित्रहीन इंसान के लिए नहीं वो करूँगा। तो उन्होंने एक भावुक भजन गाया और एक महाजनी पद को सुनकर लोग रोने लगे, और उसके बाद से शरद चंद्र पूरे रंगून में फेमस हो गए कि वे बहुत अच्छे गायक हैं। इसी बीच उन्हें गायत्री नाम की एक स्त्री से मोहब्बत हो जाती है, और एक और व्यक्ति उनसे मोहब्बत करता है। उसमें लड़ाई झगड़ा होता है जिसमें काफ़ी बदनामी होती है, और ये इनके जीवन की सत्य घटना है। फिर उसके बाद जो है उनके मित्र से उनकी दोस्ती इसी बारे में टूट जाती है, क्योंकि गायत्री उनकी बहुत परिचित महिला थी। तो सब मतलब इस तरह से उन्होंने अपने संबंध खराब भी किए। उन्हें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था गरीबों की बस्ती में। अज्ञातवास के लिए केवल सुरेंद्र नाथ जानते थे कि बर्मा में वे किस पते पर हैं। वो अज्ञातवास में चले गए, लोगों से दूर होकर चले गए। और उन्हीं दिनों बड़ी दीदी की प्रतिलिपि आई और सुरेंद्र नाथ के पास लगी, और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र नाथ ने कहा कि मैं ये श्रीमती सरला देवी चौधरी की पत्रिका भारती में दे रहा हूँ। सरला देवी चौधरी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहन। तो उसमें उन्होंने वो देना शुरू किया। रवि बाबू ने से सब कहने लगे आपने भारती को लिख कर दिया है, हमें क्यों नहीं दिया। रविंद्रनाथ टैगोर कहने लगे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया। फिर उन्होंने कहा देखो तो सही, तो मुझे बताओ। उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा लिखने वाला है, इसको ढूंढो ये कहाँ है और इसका सारा मैटर छापो, साहित्य का कल्याण होगा। उन्होंने कहा शरद को पत्र लिखो और मजबूर करो कि मैंने ऐसा कहा है कि आप अपनी रचनाएं छपवाएं, चाहे जैसे भी हो उसकी सारी अप्रकाशित रचनाएं मंगवाकर छापो और लगातार छपवाओ। और जैसे वो रंगून से वापस आते हैं तो उनके मित्र कहते हैं आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, चुपचाप साहित्य साधना करते हैं और गुमनाम भी छपवाते हैं। शरद को ये नहीं मालूम था कि रंगून में भी ये बात इतने उससे फैल जाएगी चारों तरफ। अब मैं आपको उनके एक जीवन का एक पक्ष और बताना चाहती हूँ कि कामगार को बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक पाठशाला खोली। उसमें कुछ शिक्षक भी उन्होंने रखे, थोड़ा बहुत जो भी पैसा आता था वो दे देते थे। और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताबें मंगवाना शुरू किया और उनकी किताबों को बहुत गहन अध्ययन करते थे। और वो कहते थे कि मेरी तरह रवि बाबू का साहित्य किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मैं तो यहाँ तक बता सकता हूँ कि किस डायलॉग के बाद कौन सा डायलॉग है। और एक तो वे साहित्य गोष्ठियों में भाग लेने से कतराते थे और दूसरी ओर मित्रों की मजलिस में खूब चहकते रहे। उनका कहना है, संपादक का कहना है कि मैंने उन्हें अत्यंत गहराई के साथ दर्शन, समाज विज्ञान आदि विषयों की पुस्तकें पढ़ते भी देखा है। एक दिन कमरे में प्रवेश करते ही उनके मित्र ने देखा कि ईजल पर एक कैनवास रखा हुआ है और वो पेंटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा इतनी अच्छी पेंटिंग कौन करता है। तो उन्होंने कहा इसका गुरु मैं स्वयं हूँ। उन्होंने पूछा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेंटर कौन है, जानते हो? उन्होंने कहा रैफेल। बोले नहीं, रैफेल से श्रेष्ठ हैं माइकल एंजल, लेकिन कला के आलोचक तिसियान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इससे ये भी साबित हो गया कि अब वो चित्रकार भी निकले। अब साधक की साधना, लेकिन ये आधी रात को जब चित्रकला से मन उब जाता था तब ये लिखने का काम करते थे। और अचानक एक दिन उनके घर में आग लग जाती है। श्री सतीश चंद्र दास उस समय कहीं मित्र मंडली के साथ टहल रहे थे। आग की लपटें सुनकर वे दौड़े हुए आए। उन्हें ये मालूम था कि शरद बाबू भी यहीं रहते हैं। ये दुर्घटना कैसे हुई ये नहीं पता चला, पर सतीश चंद्र जी ने पूछा कि कुछ बचा पाए आप? शरद ने थके स्वर में कहा नहीं, मेरा सब कुछ जल गया। सारे चित्र, उपन्यासों की पांडुलिपियाँ, पूरी लाइब्रेरी जल गई। शरद के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसे वे आजीवन भुला नहीं पाए। दिशा की खोज में चलते हैं अब हम। उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मित्रों को वहाँ कैलकाटा के लिए, वो और लिखा उसमें कि तुम दुखी मत होना, मेरे संबंध में कुछ जानना चाहते हो तो संक्षेप में यूँ है। शहर के बाहर एक छोटे से मकान में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, 90 रुपये वेतन मिलता है और 10 रुपये भत्ता। एक छोटी सी चाय की दुकान है, किसी तरह गुजर हो जाती है। पूंजी कुछ भी नहीं। सोचो इतना बड़ा साहित्यकार चाय बनाने का काम करता था। दिल की बीमारी है, किसी क्षण डैश डैश डैश। पढ़ा बहुत है, लिखा प्रायः कुछ भी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास सब कुछ पढ़ा है। शास्त्र भी पढ़ा है। आग में मेरा सब कुछ जल गया। पुस्तकालय और चरित्रहीन उपन्यास की पांडुलिपि भी, नारी का इतिहास जो 400-500 पृष्ठ का लिखा गया था वो भी जल गया। आपको एक बात और बता दूं, शरद चंद्र जी बहुत अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर भी थे। अब इनका परिचय जो है
प्रमथनाथ भट्टाचार्य से मुजफ्फरपुर में हुआ और उसके बाद उन्होंने उनको हौसला बढ़ाया तो उन्होंने चरित्रहीन को फिर से लिखना शुरू किया और उसके बाद नारी का इतिहास लिखने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया गया। पर उन्होंने कहा कि नारी का इतिहास लिखने के लिए उन्हें उन्हीं बदनाम गलियों में ठहरना पड़ेगा जहाँ पर वो रहते थे, यानी वैश्यालय में। एक अच्छी संस्था ने उनकी चरित्रहीन छापने का विचार किया, पर उसके बाद उन्होंने पांडुलिपि वापस लाके पटक दी और कहा कि चरित्रहीन को साहित्य में प्रकाशित करने की चर्चा कल तुमसे की थी, पर मेरा विचार बदल गया। अब इसका प्रकाशन नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर मैं इसका प्रकाशन करूँगा तो साहित्य का भट्टा बैठ जाएगा। मैं साहित्यकारों को फ्री कॉपी भेजता हूँ, मुझे मालूम है वो झीना झपटी करके इसको ज़रूर से पढ़ेंगे, लेकिन ग्राहक जो है साहित्य मंगाना बंद कर देंगे, वो इसे अश्लील साहित्य में रखेंगे, क्योंकि किसी मैस की नौकरानी को हजम कर सकें ऐसी पाचन शक्ति उनकी नहीं है, क्योंकि चरित्रहीन की नायिका मैस में नौकरानी थी। शांति देवी से उनके विवाह की बात, उनके बच्चे की मृत्यु की बात मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। पर उसके बाद उन्होंने एक राजलक्ष्मी का जिक्र है श्रीकांत में, और लेकिन श्रीकांत के दरअसल राजलक्ष्मी पटना की प्रसिद्ध बाई जी थी, ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने उनको अपने साथ रख लिया था। उन्हें वो अपने लिए रंगून से किसी ने बोला कि रंगून वो खाना बनाने के लिए उनको लेकर आए थे और वो उनके साथ रहने लगी, और बाद में उनका नाम हिरण्मयी देवी के नाम से हम जानते हैं, और उनकी वसीयत के बारे में भी मैं आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। चलिए थोड़ा सा तारतम्य अपन बीच में से थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा अंश सुनाती हूँ जो बहुत फेमस हुई थी। इसके छोटे छोटे काफ़ी अंश हैं। उसमें एक है अनुपमा का प्रेम। 11 वर्ष की उम्र से ही उपन्यासों को पढ़ पढ़कर अनुपमा ने अपना दिमाग खराब कर लिया था। वह समझती थी कि मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुर्य, जितनी शोभा, जितना सौंदर्य, जितनी तृषा है, सबको बीन बीन कर इकट्ठा करके मैंने अपने मस्तिष्क के भीतर सहेज रख लिया है। मनुष्य चरित्र और मनुष्य स्वभाव मेरे लिए नख दर्पण हो गया है। दुनिया में और कुछ सीखना बाकी नहीं। अनुपमा ने सोचा, मैं एक माधवी लता हूँ, फिलहाल मंजरियाँ आ रही हैं। ऐसी दशा में शीघ्र सहकार शाखा वैश्यता हुए बिना खिलने के सम्मुख हुई कलियाँ किसी भी तरह पूर्णतः विकसित नहीं होंगी। इसलिए उसने ढूंढ खोज कर एक नवीन कांत सहकार मनोनीत कर डाला, यानी मतलब अपने लिए पसंद कर लिया लड़के को। 2-4 दिन में ही उसे दिल भी दे डाला, और वहीं पर माधवी लता जरा कुछ खतरे में पड़ गई। नवीन नीरद कांत को कैसे जताए कि वह उसकी माधवी लता है, परंतु सहकार इतना नहीं जान सका, ना ही उसे माधवी के प्रेम के अनुपमा के प्रेम के बारे में कुछ पता चला। 2-4 दिन बाद अनुपमा ने अपने आप को विरही मानने लगी। वो थोड़ा सा मस्तिष्क उसका कमज़ोर था, और मनी मन उसने कहा कि स्वामिन, तुम मुझे स्वीकार करो या ना करो, मेरी तरफ मुड़कर देखो न देखो, मैं तुम्हारी सदा की दासी हूँ। प्राण चले जाएं ये भी मंजूर है, पर तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है, उसके मकान से लगा हुआ उद्यान भी है, मनोरम सरोवर भी है, वहाँ चंद्रमा उदित होता है, कमल खिलते हैं, कोयल कूकती है, मधु भी गुंजाते हैं। वहीं पर घूम घूम कर वह विरह व्यथा अनुभव करने लगी। देखिए, ना प्रेम पात्र है, ना प्रेम है का पता है, वो विरह में भी आ गई। कभी सरसी के जल में मुंह देखने लगी, कभी नयन जल से वक्षस्थल को प्लावित करती हुई गुलाब पुष्प का चुंबन करने लगी, कभी अंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे पड़कर दीर्घ श्वास लेने लगे। भोजन में रुचि नहीं, सोने की इच्छा नहीं। अनुपमा की माँ ने एक दिन जगबंधु बाबू से कहा, अजी इस तरफ एक बार देखोगे नहीं क्या? तुम्हारी इस एक लड़की के सिवाय और कोई दूसरा नहीं, और वो भी बिना इलाज के मरी जा रही है। उन्होंने कहा, क्या हुआ उसे? बोले, वो तो मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर तो कह गए कि इसे कोई बीमारी नहीं, फिर ये ऐसी क्यों होती जा रही है? जगबंधु बाबू ने चिढ़कर कहा, मैं क्या जानूँ? तो बोले, तो इससे क्या हमारी लड़की मर जाए? बोले, तो बड़ी मुश्किल बात है, बुखार नहीं, कोई बला नहीं। बड़ी बहू के पास जाकर उनकी माँ ने बोला कि बहू मेरी अनु इस तरह क्यों घूमा करती है? उन्होंने कहा, मैं कैसे जान सकती हूँ माँ, तुम लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, देखभाल कर उसका ब्याह कर दो, गृहस्थी का बोझ सिर पर आएगा तो ठीक हो जाएगी। अनुपमा के बाप ने बात सुनकर हंसते हुए कहा, कलिकाल ठहरा, चलो कर दो ब्याह, शायद अच्छी हो जाए। दूसरे दिन घटक आया। बड़े आदमी की लड़की थी तो रिश्ते आने की तो कोई कमी थी नहीं। घटक महाराज ने लड़का ठीक करके जगबंधु को खबर दी। अनुपमा को मालूम हो गया। अनुपमा अपने बाल बिखेरे, गुलाब हाथ में लिए, शिथिल वसना तस्वीर की तरह वहाँ आँख खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, अरे वाह, मेरी बिटिया तो जोगन बन गई। अनुपमा की माँ ने हंसते हुए कहा। बड़ी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्याह हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो बोले, मेरा ब्याह हुआ? बोले, हाँ, अभी दिन निश्चित नहीं हुआ है, नंदोई पढ़ रहे हैं, अब की बार BA का इम्तिहान देंगे, तब तो अच्छा दूल्हा मिला। बहू मुस्कुराती हुई बोली,
पर देखने में खूबसूरत नहीं हुआ तो हमारी ननंद जी को पसंद नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा? जमाई हमारा देखने में बहुत अच्छा है। अनुपमा ने कहा मैं ब्याह नहीं करूँगी। माँ को ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या कहा बिटिया? ननंद जी कह रही है कि वह ब्याह नहीं करेंगी। बहू ने कहा ब्याह नहीं करेगी? नहीं, ना करे ब्याह नहीं करोगी? किसी भी तरह अनुपमा ने गंभीर मुंह बना के कहा कि नहीं, किसी भी हालत में नहीं। जिस तिस के गले मर देने का नाम विवाह नहीं है। बिना मन मिले ब्याह करना गलत है। मतलब यहाँ उनकी स्त्रियों के प्रति जो मतलब वो थोड़ा एडवांस सोचते थे शरद चंद्र, वो उस तरीके की बात है। बड़ी बहू आश्चर्य में बोली गले मर देना किसे कहते हैं? यदि माँ बाप किसी को ना सौंपेंगे तो क्या लड़कियाँ खुद देख कर ब्याह करेंगी? बोले ज़रूर। तो तुम्हारी राय में मेरा ब्याह गलत हो गया? ब्याह के पहले तो मैं तुम्हारे भाई का नाम भी नहीं जानती थी। सभी क्या तुम्हारी तरह हैं? बहू को हंसी आ गई। तुम्हें क्या कोई मन का मिल गया है? बहू ने पूछा। भाभी मजाक क्यों उड़ा रही हो? ये क्या मजाक करने का वक्त है? फिर उसके बाद वो एकदम से उन्होंने, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि अनुपमा ने पलंग का पाता पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, स्वामी मुझे छोड़ के मत जाओ, और ऐसे सब करने लगी और मूर्छित हो गई। फिर उसने बोला कि माँ ने पूछा सुख दुख मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे तो अब वही स्वामी है। तो माँ ने पूछा कौन है तुम्हारे स्वामी? तो उन्होंने कहा सुरेश राखाल मजूमदार का लड़का। बोले हाँ वही। फिर उससे मेरा ब्याह कर दो। तो माँ ने कहा ठीक है। वो वहाँ गई तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा लड़का तो बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अभी शादी नहीं करेगा। बोले हम उसको मकान देंगे, आपको पैसा देंगे बहुत सारा। और बोले अच्छा, अनुपमा को तो हमने देखा है बहुत अच्छी है। उसकी माँ को लालच आ गया। सुरेश राजी नहीं हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। और उसके बाद भाई सभी देख रहे थे। अब बात ये तय हुई कि परीक्षा के बाद उसका विवाह होगा, और अभी पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा में हानि होगी तो विवाह जो है उसके बाद किया जाएगा। अनु की माँ के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने ये बात पति से कही और नौकर चाकर सबको ही बड़ी खुशी से समाचार सुना दिया। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा सुनो नंदन जी, तुम्हारा दूल्हा तो पकड़ाई दे गया। अनुपमा ने लज्जा के साथ ज़रा मुस्कुराते हुए कहा मैं तो पहले ही से जानती थी। कैसे मालूम हुआ? चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? बहू ने पूछा। प्रेम अंतर्यामी होता है, हमारी चिट्ठी पत्री मन ही मन चला करती थी। तुम धन्य हो। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे से कहा इस उम्र में ये छोटे मुंह बड़ी बातें सुनकर देह जलने लगती। मैं 3-3 लड़कों की माँ हो गई, ये आज मुझे प्रेम सिखाने चली है। तो मैं इस अंश को यहीं पर वो करती हूँ। अगला अंश मैं आपको दूसरे भाग में सुनाऊंगी। तो ये थी अनुपमा का प्रेम। मैं बताने चाह रही थी कि कुछ दिनों बाद शरद चंद्र बीमार हो गए और ऑफिस में उनसे बहुत गलतियां होने लगी। उन्होंने सोचा कि कुछ छुट्टी लेकर बर्मा के किसी अन्य शहर में जाकर रहें, पर पत्नी ने आग्रह किया कि बर्मा की जगह कलकत्ता चला जाए। तो ऑफिस से 6 माह की छुट्टी लेकर वे 1914 के जून माह में कलकत्ता रवाना हुए, और साथ में हिरणमयी और उनका कुत्ता जिन्हें बहुत प्यार करते थे, भेलो नाम का, और बाटू बाबा भी। और किसी रिश्तेदार या मित्र के यहाँ न रहकर वे चोर बागान में किराए के कमरे में रहने लगे। तो आज मैं यहीं तक इस भाग को समाप्त करती हूँ, और अगला अंश फिर सुनेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।